नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग समझेंगे अपने जीवन की जो ज्योतिषीय दशाएं हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो दशा ऑर्डर है, उसको किस प्रकार से समझकर हम आसानी से जी सकते हैं और दशाओं के अनुसार होने वाले बदलाव को यदि हम पहले ही स्वीकार कर लें, उसके अनुसार चलने लग जाएं, तो फिर कोई ऐसा विरोधाभास नहीं होता है। हालांकि ज्योतिष में कई प्रचलित दशाएं हैं। यदि आप सारी दशाएं देखें, 35 से ज्यादा दशाएं हैं, लेकिन 3 प्रसिद्ध दशाएं हैं, विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी। और इन तीनों में भी जो सर्वसम्मति से सभी जगह मानी जाती हैं, चाहे भारत का उत्तरी हिस्सा हो, दक्षिणी हो, पूर्वी हो, पश्चिमी हो, या विश्व के और भी कई देशों में जो सर्वसम्मति से सबने स्वीकार की है, जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक हिस्से में, माने चाहे हमारा कोई व्यक्तिगत सुख हो, चाहे ऑफिस के संबंधी कार्य हो, हमारी इमेज की बात करें, हमारी फैन फॉलोइंग की बात करें, तो उसमें विंशोत्तरी महादशा का बड़ा प्रभाव है। तो यदि हम बजाय कि सारी दशाओं को समझें, उसमें बहुत अधिक समय लगाएं, यदि हम केवल विंशोत्तरी दशा अनुसार भी जीवन यदि जीना सीख लेते हैं या समझ लेते हैं, अब किस जो प्लैनेट की दशा आने वाली है। देखिए, महादशा तो बहुत लंबा समय होता है। वो तो यानी हम मिनिमम की भी बात करें तो 6 वर्ष है, और अधिकतम की बात करें तो 20 वर्ष है, तो वो महादशा का समय होता है। लेकिन अंतरदशाओं के अनुसार जीवन में बदलाव, माने कोई 1 साल के लिए और 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस प्रकार के बदलाव यदि हम खुद ही करने लग जाएं, अंतरदशा का बड़ा महत्व है। अंतरदशा, हमारे ज्यादातर ज्योतिषीय प्रश्नों के उत्तर अंतरदशाओं के पास होते हैं। जैसे मैंने बताया, महादशा तो बहुत लंबा समय चलेगा। अब आपका मान लीजिए अभी आपको सूर्य की महादशा चल रही है और यह अभी शुरू ही हुई है, और आपका कुछ ऐसा भवन सुख के संबंधी प्रश्न है, चंद्रमा आपका 4th हाउस से स्वराशि होकर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो फिर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो उसका बहुत मेजर चेंज होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, वो सूर्य के बाद आपको, माने जब सूर्य का टोटल विंशोत्तरी समय बीत जाएगा, उसके बाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य में भी जब आपको अंतरदशाओं में भी चंद्रमा आएगा, तो भी आपको भवन सुख, रियल एस्टेट बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम ये बिल्कुल मानेंगे कि उसका जो अमृत है, उसका जो निचोड़ है, वो तो भवन का एक्सपर्ट ज्यादा है चंद्रमा। वैसे भी हम उसको एक प्रकार से माता का दर्जा देते हैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में। वो घर का एक्सपर्ट है, और सूर्य तो आप जानते हैं, वो तो एक प्रकार से राजा के भवन का एक्सपर्ट है। राजा का भवन एक प्रकार से हम बोलते हैं राज दरबार का एक्सपर्ट है। तो वो अंतर जब हमें समझ में आने लग जाता है, हम उसी अनुसार चलने लग जाते हैं। भाई, जैसे मान लीजिए अभी मेरी शुक्र की महादशा चल रही थी पिछले कई वर्षों से, तो मेरा ज्यादा झुकाव लग्जरी और वस्तुओं का उपभोग, घूमना फिरना, पार्टनर, इस प्रकार के साथ रहा। लेकिन अब जैसे जैसे शुक्र का डिपार्चर हो रहा है और सूर्य प्रवेश कर रहा है, सूर्य की विंशोत्तरी महादशा, क्योंकि वो ऑर्डर तो वही रहता है, विंशोत्तरी महादशा का जो ऑर्डर है वो तो फिक्स रहता है। तो शुक्र का डिपार्चर हो रहा है और सूर्य आने वाला है, तो पहले ही हमारी मनोदशा, मन की दशा को सूर्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा अलाइन करना शुरू कर देना चाहिए। सूर्य एक प्रकार से वो एकाधिकार की बात ज्यादा करने लग जाता है, वो एक प्रकार का राजा है, कुछ ऐसा ऑर्डर देना, ऑफिस, जैसे मैंने बताया, राज दरबार और इस प्रकार के काम। और पिता का नेचुरल कारक है, तो पिता के साथ, पूर्वजों के साथ ये संबंध। और उसके बाद भी फिर सूर्य को कौन सा काम मिला आपके पर्टिकुलर चार्ट में, वो कौन से भाव का स्वामी है, वो भी उसके साथ समझना है। तो अगर जब भी शुक्र के बाद सूर्य आएगा, तो व्यक्ति थोड़ा सा आदेश देने वाला बन जाएगा। तो कोई ये ना समझे भाई मैं अभी तक तो बड़ा ज्यादा
रोमांटिक या कहूं स्पाउस के साथ तो मैं बहुत बढ़िया से शुक्र जैसा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव था। अब मेरे अंदर ये बॉसी सा क्यों नेचर आ रहा है, उसको उससे भागना नहीं है, क्योंकि जीवन के सारे ग्रहों का अलग अलग महत्व है। हम किसी को ऐसा डिनाई, किसी को ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं। अगर कोई कहता है कि धर्म पत्नी अर्धांगिनी की जरूरत है, बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ जीवन के और भी अभिन्न अंग है। एक समय होता है, उस समय हम किस प्रकार से पिता बर्ताव करता है, किस प्रकार से पूर्वजों को समझना है, किस प्रकार से हमारे सीनियर के प्रति हमें वफादारी निभानी है, वो समय और गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉस, वो वाले समय को ज्यादा बारीकी से समझा सकता है सूर्य का समय। ठीक हो गया? तो वो जीवन में वो परिवर्तन आता है और वो भी हमें सीखना ही है। यदि कोई संपूर्णता की तरफ जाना चाहता है, कोई पूर्ण होना चाहता है, तो कोई एक प्लैनेट का आदि ना हो जाए। कि पिछले महादशा तो मैं शुक्र की 20 साल चल रही थी, हमने जो उदाहरण चार्ट लिया वो भी इस प्रकार की चीजों को समझाने के लिए लिया है। और बड़ा कई इंपॉर्टेंट पहलू आपको इस चार्ट में यहां उजागर होंगे। तो ये चार्ट हमने जो यहां लिया है, इस चार्ट में आप देख रहे हैं मकर लग्न का चार्ट है ये। ठीक हो गया? मकर लग्न आप 10 नंबर है सामने, तो देख सकते हैं मकर लग्न और राशि यदि देखें तो चंद्रमा से हम राशि तय करते हैं। तो आप चंद्रमा को यदि देखें तो चंद्रमा बैठे हुए हैं छठे भाव में, माने वो बुध की राशि है। तो चंद्रमा का एग्जीक्यूशन भारतीय ज्योतिष में तो खासकर चंद्रमा का अपना बड़ा महत्व मानते हैं। तो चंद्रमा जो है वो छठे भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये केवल छठा भाव ऐसा मानकर स्वीकार नहीं करना है। एक सॉफ्ट कॉर्नर इस लग्न के लिए छठे भाव में भी लेकर चलना है। कारण, क्योंकि इस लग्न के लिए जो बुध है वो नवमेश है। बुध की मूल त्रिकोण राशि या बुध की उच्च राशि पड़ रही है नवम भाव में, तो बुध की जो दूसरी राशि है उस पर भी वो पॉजिटिव चीज आएगी आएगी। तो केवल ऐसा नहीं मानना है कि छठा भाव ऋणात्मक पहलू लेकर ही आ रहा है। और ये चीज तो आपने अब तक सीख ही ली होगी कि वो लग्न और राशि का स्वामी यदि आपस में मैत्री है, तो फिर अगर वो कहने को कुछ ऐसा त्रिक भाव में भी बैठा है चंद्रमा, तो भी कोई ऐसा डरने की या लग्नेश त्रिक भाव में बैठा है तो जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो लग्नेश आप देख रहे हैं, लग्नेश और धनेश होकर शनि महाराज पंचम भाव में बैठे। पांचवा भाव होता है फैमिली, प्रेस्टीज, परंपरा से प्राप्त पदवी, फैन फॉलोइंग। और लगभग इनकी आयु अगर मैं बात करूं तो 51 साल 52 साल की इनकी आयु है, और समाज में इन्होंने बहुत अच्छा ख्याति प्राप्त की है, व्यापार से अच्छा खासा धन कमाया है, और दशा को अब ये समझना लगभग सीख चुके हैं। माने शुरुआत में ऐसा कुछ ऐसा लगा, आप समझ सकते हैं शुरुआत की महादशा कैसे पता लगती है अपने को। विंशोत्तरी महादशा में यदि आप देखेंगे तो देखिए, आद्रा नक्षत्र इनका चंद्र नक्षत्र है, और चंद्र नक्षत्र आद्रा आप जानते हैं विंशोत्तरी स्वामी अनुसार वो हम राहु, तो राहु की महादशा में इनका जन्म हुआ, और राहु एग्जीक्यूट कर रहा है 12वें भाव से। तो 12वां भाव हम बोलते हैं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, व्यय का भी होता है, खर्चों का होता है। और अग्नि तत्व राशि में राहु का शुरुआती रुझान ज्यादा अच्छा नहीं देखा गया है। तो 12वां यानी शुरुआत यदि हम कोई समझे कि भाई ये तो थोड़ा सा कम समझ में आता, तो वो केवल दशा को अगर हम समझना सीख लेते हैं तो हम ये कभी नहीं कंक्लूड करेंगे कि भाई अगर कुछ ऐसी दशा मिल गई है तो क्या जीवन भर ऐसे ही रहेगा क्या। अग्नि तत्व राशि मानी जाती है धनु राशि, तो शुरुआत में राहु की महादशा मिली इनको, और कुछ वर्ष ऐसा असमंजस की स्थिति, अपने कल्चर, इनके जीवन में कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़े बड़े आए, माने जमीन आसमान का फर्क। जिस सभ्यता संस्कृति में जन्म हुआ उससे एकदम अलग सभ्यता के लोगों के साथ जीवन जीना पड़ेगा, अभी भी जी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत जैसी हुई थी वैसी ही रहेगी, आप समझ रहे हैं। शुरुआत में तो राहु की महादशा वो भी एक अग्नि तत्व राशि 12वां भाव, तो 12वें भाव के जो जो सिनोनिम है, जो जो प्रायवाची जीवन में आए,
और राहु के बाद फिर माने राहु के समय पर वैसे व्यक्ति भी मिलते हैं डिप्लोमैट, और राहु का मतलब ही होता है कुछ, अब क्योंकि डिप्लोमेसी कई मामले में अच्छा होता है, लेकिन वो जब अपने लोगों के साथ कुछ ऐसा झूठ फरेब जैसा आने लग जाए तो फिर वो ऋणात्मक दिखाई देने लग जाता है। और राहु के बाद फिर दशा ऑर्डर आया, आप जानते हैं राहु जब गया उसके बाद फिर दशा इनको प्राप्त हुई बृहस्पति महाराज की। ठीक हो गया, तो वो विंशोत्तरी में आप जानते हैं कि राहु के बाद अगली जो महादशा आती है बृहस्पति की। बृहस्पति हालांकि इस लग्न के लिए फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट की तरह माने जाएंगे भाई, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, और गुरु चांडाल योग भी है। लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी इतना ज्यादा ऋणात्मक नहीं पड़ेगा। कब? जब गुरु बली होकर बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं गुरु की अपनी खुद की राशि है, ठीक हो गया, धनु राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। मतलब इट इज लाइक कि भाई वो बैठे तो एक ही कमरे में है गुरु और राहु, लेकिन दोनों को अलग अलग माने अलग अलग कमरे में दो अलग अलग कैबिन मिल गया उनको। ठीक हो गया, माने एक कमरे में दो अलग अलग कैबिन है, बहुत ज्यादा गैप है। डिग्री वाइज देखे तो गुरु 6 डिग्री का है और राहु जो है 29 डिग्री का। अगर दोनों डिग्री वाइज बहुत क्लोज है भाई, जैसे 28 डिग्री 29 डिग्री, तो फिर गुरु चंडाल योग में फिर आप जानते हैं व्यक्ति दूसरे की संस्कृति का सम्मान करता है, लेकिन अपनी संस्कृति भुलाने का ऐसा रहता है कि भाई वो अपनी संस्कृति भुला ना दे, अपनी संस्कृति का सम्मान कम ना हो जाए। तो गुरु चांडाल योग के कारण इनके मैरिड लाइफ में भी दूसरी संस्कृति, दूसरी सभ्यता ऐसा देखने में आ सकता है। माने इनके पार्टनर स्पाउस का जो इनका वैवाहिक जीवन भी हुआ, उसमें भी कई ऐसे परिवर्तन देखने में आए कि सांस्कृतिक रूप से पहनावा, बोलचाल पार्टनर का एकदम अलग है। लेकिन बृहस्पति ने अपने आप को बनाए रखा। माने कुछ ऐसा है कि भाई राक्षस भी जानता है, माने राहु यदि हम उनको उनकी कथा अनुसार समझते हैं कि भाई यदि वो राक्षस प्रवृत्ति का है, फिर भी वो जानता है राहु कि बृहस्पति मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। तो जब बृहस्पति अपने भवन में बैठा है तो राहु उनको वैसा प्रताड़ित करना या प्रभावहीन करना ऐसा नहीं करेगा। और जब डिग्री अच्छा खासा गैप लेकर बैठा है, ठीक हो गया। और चंद्रमा का अपना प्रभाव होता है, मन में एक ऐसा डर तो रहा ही शुरुआत से ही कि भाई छठा भाव यानी रोग रिपुरण, कि कुछ ऐसा गुप्त रोग ना हो जाए, छुपा हुआ रोग ना हो जाए, कोई ऐसी रिपोर्ट में ना आ जाए। वो एक मन में इस प्रकार का रहा, क्योंकि छठे भाव में केतु को कम अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया, केतु छठा भाव आप जानते हैं वो रोग भाव होता है, और कुछ ऐसा रिपोर्ट में आ जाना जो अप्रत्याशित है, हम जिसके बारे में कुछ कल्पना नहीं कर रहे थे, वो आ जाता है कई दफा। ठीक हो गया, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि हमारा छठे भाव का स्वामी कोई बुरा नहीं है, या राशि स्वामी कोई बुरा नहीं है। बुध को बहुत अच्छी डिग्रियां मिली हुई हैं, तो बुध आप जानते हैं यही कन्या राशि में ही मूल त्रिकोण होते हैं, इसमें ही स्वराशि होते हैं, इसी में उच्च के होते हैं। तो बहुत बढ़िया डिग्री में बैठे हैं, 20 डिग्री में हस्त नक्षत्र में होके बैठे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि छठे भाव को ये जीवन में थोड़ा सा यदि समझ लें कि छठा भाव केवल रोग नहीं है, वो सेवा भी है, दूसरों को रोगों के प्रति सावधान करना भी है, दूसरों को कुछ ऐसी बातें बीच बीच में बताना हम यदि ऐड कर लेते हैं अपने लाइफस्टाइल में, तो फिर वो जो चंद्रमा और केतु का मिलन है इसको हम समझ पाएंगे। केतु को मत्स्यावतार भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो यदि अपने भवन में या घर के कहीं आसपास में भी कुछ ऐसा है, मछली को दाना डालना, घर में एक्वेरियम रखते हैं, मछली को दाना डालते हैं, तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक हो गया। और सेवा निश्चित रूप से ये जब भी इनको बुध की महादशा लगेगी, और अब ये बुध की महादशा में ही है, माने इनको अभी कुछ महीने हुए हैं बुध की महादशा लगी है। जैसे मैंने बताया लगभग 51-52 वर्ष के इनका जीवन रहा। अभी इनकी आयु लगभग वही 52 वर्ष की आयु है इनकी। और अभी तक के जो इनके अनुभव रहे कि भाई शुरुआत में जैसे राहु रहे, फिर गुरु महाराज, नो डाउट अपने घर का स्वामी होकर आया, मन में सत्वता तो आई, लेकिन फिर भी उसने 12वें भाव में और तीसरे भाव में उलझाए रखा, छोटी छोटी बड़ी यात्राएं करवाई, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, ये सब चीजों के साथ। और उसके गुरु के जाने के बाद फिर जब शनि महाराज आए, तो शनि इनके धनेश भी हैं और इनके लग्नेश भी हैं। ठीक हो गया। और शनि का एग्जीक्यूशन आप देख रहे हैं 5वें भाव से,
तो उस समय पर इन्होंने अपने अपने बैंक बैलेंस का एहसास करना शुरू किया। सोसाइटी में मैसेज जाने लगा कि हां, अब तिजोरी काफी तेजी से अभिवृद्धि करने लगी है। हालांकि शनि के समय पर इनका जो स्वभाव था वो एक सेवक की तरह हो गया। शनि को हम सर्वेंट की तरह मानते हैं, तो बहुत अच्छी भागा दौड़ तो करवाई है शनि ने, लेकिन शनि ने इनको जीवन में एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत बड़ा, माने ऐसा भी तुलना कर सकते हैं कि फर्श से अर्श में लाने वाले लग्नेश या धनेश की महादशा ही रही। ठीक हो गया। और 5वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फैन फॉलोइंग, लोगों का ज्यादा जानना, और एक प्रकार से इन्हीं की महादशा में इनको दोनों ही संतान प्राप्त हुई। इनकी 2 कन्याएं हैं और बड़ी भाग्यशाली कन्याएं हैं। ठीक हो गया। दोनों का ही माने दूसरे संस्कृति के बीच में जाकर रहना, और एक सुपुत्री है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में रह रही है, एक सुपुत्री है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। तो दोनों का ही बहुत बढ़िया जीवन शनि की महादशा में इनको प्राप्त हुआ। लग्नेश होकर आए। एक मन में विचार रहता है कि भाई शनि महाराज कैसे, क्या वो अच्छा भी करते हैं? अरे जब हमारा लग्नेश होकर आ रहा है शनि, या हमारा योग कारक होकर शनि आ रहा है, तो अच्छा कैसे नहीं करेगा। और बैठा कहां आप देख रहे हैं, कौटुंबिक राशि से एग्जीक्यूट कर रहा है। ज़ोडिएक भौचक्र की कुटुंब राशि मानी जाती है वृषभ राशि, मित्र की राशि है। और फिर जो लग्नेश और धनेश का डिपॉजिटर है शुक्र, वो आप देखें योग कारक है इस लग्न के लिए। ठीक हो गया। वो दशम भाव का स्वामी भी है और वो पंचम भाव का स्वामी है। माने शनि को जो स्थान मिला है वो योग कारक प्लैनेट के राशि में शनि महाराज को लग्नेश होकर स्थान मिला। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और वो ऑफिस का स्वामी है, माने 10th लॉर्ड है। तो भावत भावम, 10th के लॉर्ड अपने से 10th होकर जब बैठते हैं, तो ये चीज मैंने पहले भी कई बार बताई थी, वो सोसाइटी में एक ऐसा इंप्रेशन लाते हैं कि भाई इनके पार्टनर का नाम, इनके स्पाउस का नाम, इनके ऑफिस स्टेटस को बनाए रखने में बड़ा प्रभावशाली रहा। निश्चित रूप से ऐसा है भी। इनके स्पाउस ने, इनके पार्टनर ने कंधे से कंधा मिलाकर इनके बिजनेस को चलाने में इनकी बहुत मदद की। ठीक हो गया। तो 5वां भाव एक प्रकार से वैसे मेंटर का होता है, दूसरे को सिखाने का होता है, तो बुद्धि कहीं ना कहीं वहां लगी ही है। और दशम भाव से यदि हम स्टेटस के बारे में या वर्क के बारे में थोड़ा समझना चाहें, तो तुला राशि है, ये एक व्यापारिक राशि मानी जाती है, शुक्र की राशि है, शुक्र षड्बल में टॉप प्लैनेट बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का एग्जीबिशन जैसा काम, और जो भी किसी व्यक्ति का बल है उसको एक्सपोज करने का काम, तो अलग अलग देशों में उन किसी के काम को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशन लगवाना, वो सब में इन्होंने बहुत, और एक नहीं कई देशों में इनका व्यापार वर्तमान में भी है। तो हम समझ सकते हैं शुक्र ने पूरा पूरा बल प्रदान किया योग कारक होकर। और जैसे ही अब शनि के बाद अब बुध आए, तो इनके मन में और भी कई परिवर्तन देखने में है कि शनि में जैसे काफी ज्यादा कि नहीं मुझे ही करना है सब कुछ, काफी ज्यादा भागा दौड़ी, धन उसने बहुत दिलवाया। लेकिन जैसे बुद्ध महाराज एक्टिव हुए, बुद्ध महाराज का नेचर भी, उनको राजकुमार बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं, तो ये राजकुमार की तरह तो है ही। और इस लग्न के लिए वो नवमेश होकर आए हैं। नवमेश का मतलब होता है नवम भाव लक्ष्मी त्रिकोणों में सबसे ज्यादा बली माना जाता है। नो डाउट पंचम भाव भी, जो शनि का एग्जीक्यूशन पहले रहा, वो भी लक्ष्मी त्रिकोण ही माना जाता है, एक प्रकार से भाग्य का पूरा पूरा लाभ। लेकिन अब जो नवम भाव आया है, नवम भाव में तो बुद्ध अपने ही घर में बैठकर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अप्रूवल की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा। और एक राजकुमार की तरह, राजकुमार बहुत ज्यादा माने उनको रिलैक्स मिलता है, और वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं लेते हैं। ठीक हो गया। राजा ही निर्णय कर रहे हैं, हम तो हमके साथ में है, उनको अधिकार वैसे प्राप्त हो जाता। तो उसी प्रकार का आप जीवन में भी परिवर्तन ये महसूस करने लगे। तो पहले उस परिवर्तन को ये नहीं समझ पा रहे। तो हमें भी सीखना है कि जब शनि से बुध में कोई व्यक्ति जाएगा, तो इस प्रकार के स्वाभाविक परिवर्तन, यदि वो उस लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिट भी है, तो फिर तो कहना ही क्या है। ठीक हो गया। बौद्धिक क्षमता का विकास करना, और बौद्धिक रूप से और परिपक्व, बुद्ध नेचुरल कारक है बुद्धि का। ठीक हो गया। तो वो सब चीजें जीवन में आएंगी। और राशि स्वामी यानी महादशा बदली है, तो मुख्य ऑब्जेक्टिव नवम भाव मेन ऑब्जेक्टिव है, और
षष्ठम भाव। तो ये दो काम करने हैं। नवम भाव जैसे मैंने बताया अप्रूवल की दृष्टि से, लंबी यात्रा की दृष्टि से, न्यायाधीश, इस प्रकार की चीजों के लिए बहुत बढ़िया है। छठा भाव क्योंकि मैंने बताया कि वो राशि स्वामी होकर आया है और बुध की जो मूल त्रिकोण और उच्च राशि है वो कन्या राशि है, इस कारण से उसको धनात्मक ही माना जाएगा। ठीक हो गया। तो छठे भाव के जो जो धनात्मक पहलू हैं, माने जो जो पॉजिटिव चीजें हैं, इनको एक और बल दे देगा, चेज करने वाला। छठा भाव जो होता है लिटिगेशन हैंडल करने के लिए। तो अगर शनि के समय पर कुछ काम रिलेटेड टू प्रतियोगिता स्लो हो गए तो वो अब आसानी से उससे रिकवर हो जाएंगे, और वो अब निदान के लिए भी, माने दूसरों को भी किस प्रकार से लाइफस्टाइल में चेंज करें ऐसा भी सिखाने लगे हैं। तो वो चीजें भी इनके जीवन में आने लगी हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी छठे भाव में बैठे ग्रह या छठे भाव का स्वामी ग्रह होकर कोई महादशा लगती है तो जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन सहज ही आ जाते हैं। रोग, रिपु, ऋण, अगर वो प्लैनेट कमजोर होकर आया तो इसके ऋणात्मक पहलू को उजागर करेगा, और अगर वो पॉजिटिव होकर आया तो धनात्मक पहलू। तो बुध में जब केतु आया तो इनको ऐसा कुछ रिपोर्ट में डायग्नोज हुआ, क्योंकि छठा भाव जब जाते हैं रोग का है, तो थोड़े परेशान हो गए। लेकिन इन्होंने थोड़ा और समझा कि नहीं, मैं यदि चंद्रमा केतु को, क्योंकि केतु के साथ बैठा हुआ है, मैं उसको अलाइन कर लेता हूं। तो थोड़ा सा इन्होंने केतु को समझना शुरू किया। मोक्षा प्लैनेट है, मोक्षा स्टडी, मत्स्य के बारे में, मत्स्य अवतार के बारे में, और एक्वेरियम फिश, ये सब चीजें अपने जीवन में जब रखी तो फिर वो पॉजिटिव चीजें दिखाई देने लगी कि जब प्रलय आता है तो भगवान विष्णु किस प्रकार से संसार की रक्षा मछली रूप में करते हैं। वो मत्स्य अवतार की कथा थोड़ी समझी और ज्यादा। और अब जब महादशा बुध में, अंतरदशा बुध में, प्रत्यंतर में शुक्र महाराज आए तो बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगने लगा कि लोड तो मेरा बहुत कम हो गया, और जो भी डायग्नोज हुआ था रिपोर्ट में, ऐसा कुछ ब्लड टेस्ट में या जो भी ऐसा रिपोर्ट में आया था, वो अब ऐसा लग रहा है कि वो तो चला ही गया, वो तो ऐसा लग रहा है बीत गया, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जब इस प्रकार से कोई दशा को समझना शुरू कर देता है तो फिर उसका जीवन के जो कुछ ऐसे जीवन में कुछ समय ऐसा बुरा आ सकता है, वो उस बुरे समय को भी एक प्रकार से टाल देता है, या उस बुरे को भी सहजता से समझ लेता है कि हाँ यार ये चीज, या केतु आने वाला है तो इसका ये अर्थ हो सकता है, शुक्र आने वाला तो इसका ये अर्थ हो सकता है। तो इस प्रकार से ही हमें अपने जीवन को भी अलाइन करने का प्रयास करना है। और बड़े भाग्यशाली हैं शुक्र को लेकर भी। यदि दशा ऑर्डर देखें, भाई बुध अब रहेंगे, 17 साल की बुध की महादशा है, बुध के बाद फिर केतु महाराज आएंगे, और यदि ये केतु को, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं क्योंकि केतु को ये समझ चुके हैं, केतु के समय पर ये एक प्रकार से लोगों को रोग के बारे में सावधान करना, माने इनकी हैबिट है। माने व्यापार तो ये बिल्कुल चलाते ही हैं, लेकिन कभी भी जाते हैं दूसरे को भी आप ऐसा करें, आप ऐसा अपने शरीर में कभी आपको रोग ना हो तो आप ऐसा योग करें, प्राणायाम करें, ऐसा भी ऐसा लोगों को गाइड करने का प्रयास करेंगे। और उसमें काफी हद तक केतु की महादशा में थोड़े से और ज्यादा प्रोफेशनल होकर काम करने लग जाएंगे, काफी ज्यादा आध्यात्मिक कर देता है केतु। ध्यान रखना, दो प्रकार से करता है। एक होता है जबरन कि भाई संसार में कुछ नहीं रखा है, मैं सबसे लड़ झगड़ कर मैं एकांतवास करना चाहता हूं। एक होता है कि नहीं, लड़ना झगड़ना क्या है, मैं वास्तविकता को समझ लेता हूं कि केतु का समय आ रहा है, मैं वैसे ही थोड़ा सा डिटैचमेंट आ जाता है, मेरे अंदर मुक्ति की भावना जाग जाती है। तो जब व्यक्ति स्वयं से ऐसा पहले तैयारी कर ले कि भाई अब केतु की महादशा आएगी, कोई बहुत बड़ी बड़ी यदि बहिर्मुखी होकर पार्टियां करेंगे, और केतु खास करके पृथ्वी तत्व राशियों में और वायु तत्व राशियों में बैठे हुए हैं, तो फिर वो विरोधाभास हो जाएगा, तो फिर झगड़ा हो सकता है। पता लगा पार्टी करते समय ही कोई ऐसा मैसेज आ गया कि आपका टेंडर अप्रूव नहीं हुआ, आप जिसको लेकर नाच रहे थे वही काम आपका नहीं बना, फिर आप बड़े ज्यादा अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो पहले ही वैसा लाइफस्टाइल करें। ठीक हो गया, ये बात समझना जरूरी है कि केतु ये नहीं कह रहा है कि काम नहीं करना है। केतु को तो बराबर उसको, माने हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं धड़ है, सर नहीं है। तो वो जो उस बुद्धि का इस्तेमाल वो केवल संसार को समझने के लिए करता है, वो नहीं है। अपने को काम बराबर जारी रखना है, लेकिन अपना जो उस भावना को, अपने मन को बहुत ज्यादा
केवल संसार के लोगों तक सीमित नहीं रखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं पहले व्यापार कर रहा था और मैं बार बार समय होने के बाद, जब भी समय मिलता था, बाहर पार्टियां करना, घूमना फिरना, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेज होना। और अब जब केतु चला, मैं व्यापार वैसे ही कर रहा हूं, लेकिन अब जब मुझे समय मिल रहा है तो मैं थोड़ा सा ईश्वरीय ज्ञान को समझना चाह रहा हूं। कोई ऐसे ग्रंथ मैंने मौखिक रूप से पढ़ना शुरू कर दिया, और गंगा स्नान थोड़ा, और मैंने एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलते हैं केतु गंगा स्नान करवाता है, तो उस प्रकार की चीजें अपने जीवन में ऐड कर ली, तो फिर वो बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक हो गया। और केतु के बाद मैंने ऐसा नहीं कि जीवन दशा बदली एक जैसा ही परमानेंट वैसा हो जाएगा, केतु फिर रहेगा, उसके बाद केतु जाएगा जब केतु की महादशा बीत जाएगी, उसके बाद विंशोत्तरी में शुक्र की महादशा आएगी, और शुक्र इनका षटबल में बहुत बली प्लैनेट है। ठीक हो गया। और योग कारक है, तो आप देख रहे हैं शुक्र का एग्जीक्यूशन है 7वां भाव, व्यापार, पार्टनर और हर प्रकार से बल, उसका ऑब्जेक्टिव पंचम भाव, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, माने शुक्र को करना क्या है, ऑफिस स्टेटस इंप्रूव करना है, उसको संतानों को इंप्रूव करना है। कहां से इंप्रूव करना है, वो 7वें भाव से, तो इनको वो बल दोबारा फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप कभी भी किसी भी चार्ट को समझे, अपने चार्ट को समझे, दशा के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। कोई भी राजयोग बन रहा है, कोई भी बली ग्रह बैठा है, यदि आप दशा के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो प्लैनेट का नेचुरल जो कारकत्व, जैसे मैंने बताया, शुरुआत मैंने की थी जब कि शुक्र जब आएगा तो इनको लग्जरी, रोमांस और पार्टनर के, वो नेचुरल कारक है शुक्र, वो इनके अंदर वैसे ही आ जाएगा, और उसका कोई विरोधाभास नहीं करना है भाई। जैसे मैंने बताया, हमारे लिए धर्म है, व्यक्ति के लिए धर्म है कि भाई व्यक्ति अपने स्पाउस, पार्टनर, अर्धांगिनी को भी निश्चित रूप से भाई अग्नि को साक्षी मानकर यदि फेरे लिए उसने, शपथ लिए उसने, तो उसको सुख देना बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन पार्टनर के अलावा और क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, हमारे संतानों के प्रति क्या दायित्व है, माता पिता के प्रति क्या दायित्व है, हमारे भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, मातृभूमि के प्रति क्या दायित्व है, वो अलग अलग प्लैनेट की दशाओं में वो नेचुरल जो कारक होते हैं वो ज्यादा प्रभावी ढंग से आ जाता है। कि वजह से शुक्र में थोड़ा ज्यादा अपने कर्तव्यों का भान होता है रिलेटेड टू स्पाउस, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, और सूर्य में थोड़ा ज्यादा भान करा देता है। सूर्य अपने सीनियर अथॉरिटी, बॉस, पूर्वज, पिता, उनका ज्यादा भान करा देता है। गुरु बृहस्पति जब आते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा ज्ञान करा देता है, हमारे मेंटर, गुरुओं का ज्ञान करा देता है। शिक्षक कोई भी है आपके जीवन में, उनके प्रति सम्मान ज्यादा होने लग जाएगा, और नहीं करते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है भाई। मैं यदि शिक्षक जो पेशा है उसी से मान लीजिए घृणा करने लग जाऊं, तो इसका अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं गुरु का बल कमजोर तो है ही, कोई ना कहीं कुछ ऐसी कमी तो गुरु में है ही। और अगर मैं शिक्षा का जीवन में बड़ा सम्मान करता हूं, मैं शिक्षकों का बड़ा सम्मान करता हूं, इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं गुरु का बल चार्ट में है ही। ठीक हो गया। तो इसीलिए हम इनके जो नेचुरल कारक हैं उसको जरूर समझें और अपने जीवन में उन्हीं अनुसार जीवन जीना भी शुरू करें। ठीक हो गया। ऐसा माने कोई क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया केतु की महादशा शुरू हुई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हमें काम छोड़ना है, लेकिन हमारा ये जो कर्मयोग सिद्धांत भगवान ने बताया उसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है केतु की महादशा में, कि मैं कर्म तो पूरा अनुशासित होकर करूंगा, लेकिन उसका फल केवल मेरे लिए, इस अहम को त्यागना है, बस अहम को कम करना है। ये किसके लिए कर रहे हैं? मान लीजिए केतु के समय पर हम कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज भी करना चाहते हैं, तब भी केतु के स्टाइल में ही करना है। भी मैंने अपने बच्चे के लिए केतु की महादशा में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का ऐसा विचार बनाया था, तो मैंने बोला हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक सत्संग करेंगे, संकीर्तन करेंगे, सब लोगों को बुलाया, मिष्ठान भोजन सबको वैसे ही कराया, लेकिन पार्टी का स्टाइल या जो हमने आनंद का जो स्टाइल था वो बदला है। ठीक हो गया। तो ये ध्यान देना जरूरी है। और राहु की महादशा में अब भाई सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है, तो हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते हैं भाई राहु का स्ट्रक्चर ऐसा है वो अच्छा नहीं है, सूर्य का स्ट्रक्चर ऐसा है वो अच्छा है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। भगवान ने बनाया तो समझना जरूरी है। अब राहु की महादशा आई है तो व्यक्ति अगर राहु की महादशा में
कोई ऐसा किसी के साथ मान लीजिए कोई राजनीतिक पहलू में राहु का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो सामने वाली की समझ अनुसार ही बात करेगा। उसको लगेगा भाई अब थोड़ा डिप्लोमेट होने की जरूरत है, सामने वाला मेरी बात को समझ नहीं रहा है, तो हो सकता है वो कुछ बातों को बदल कर अल्टर करके वार्तालाप करे। तो डिप्लोमेसी के लिए बहुत बढ़िया होता है राहु। लेकिन जब राहु की महादशा आती है और कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ है शुक्र और राहु में शुक्र आए, उस समय थोड़ा सावधान हो जाना है, क्योंकि शुक्र नेचुरल कारक है रिलेशनशिप का। अब वो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल यदि पार्टनर के साथ करने लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो व्यापार के लिए, दूसरे को समझाने के लिए कुछ बातों में बदलाव करना, थोड़ी सी इंप्योरिटी मिलाना चलता है। भाई आप जानते हैं सोने को जब आभूषण में बदलना पड़ता है तो उसमें थोड़ा इंप्योरिटी मिलाया जाता है, अदरवाइज उसका आभूषण या गहना बन ही नहीं सकता है। तो कई दफा राहु, जिसको क्या बोलते हैं, व्यवहारिक सोच आप कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बुद्धि, कि भाई थोड़ा तो ये ऐसा, तो वो राहु करने में एक बड़ा एक्सपर्ट है। लेकिन कई बार वो कह ले जो हमारा जो प्रैक्टिकल ज्ञान कह लें आप उसको, या व्यावहारिक ज्ञान हम ऐसा राहु की महादशा में थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति हैं उनको भी हम कुछ अव्यावहारिक लगने लग जाता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि राहु में शुक्र है, शुक्र बिगड़ा हुआ है, शुक्र में राहु है, तो वो उस समय पर, क्योंकि हमारी रेमेडी का मतलब क्या होता है कि भाई रेमेडी यानी हमारे चार्ट में वो कमजोर पक्ष है, उसको समझ लें तो उपचार हो गया। भाई डॉक्टर जैसे कहता है भाई आपको बाकी कोई समस्या नहीं है, आपको केवल आपके एल्बो में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जब एल्बो से कुछ ऐसा, कोई आपने कोहनी कुछ ऐसा कुछ काम करना है, वहां पर थोड़ा सतर्कता बरतनी, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ऐसे यहां पर भी है कि जब भी आपको एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम चलेगा विंशोत्तरी दशा में, उस समय पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप बढ़िया से जिए, आनंद से जिए। और किसी भी प्लैनेट के लिए, कई बार कई व्यक्ति मुझसे ये प्रश्न कर चुके हैं कि सर बताइए कौन सा प्लैनेट सबसे खराब होता है, कौन सा सबसे अच्छा होता है। मेरे लिए तो ये उत्तर दे पाना संभव नहीं है, कोई और देता है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि देखिए सब ग्रह हमारे अपने ही हैं। चाहे मेरा धनु लग्न है, चाहे मेरा वृषभ लग्न है, चाहे मेरा मेष लग्न है, वो समझाने के लिए हम जरूर पढ़ाते हैं ये बात, इस लग्न के लिए ये फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन किसी से द्वेष नहीं करना है। ठीक हो गया, सब हमारे ही है। जब कर्म हमारा है तो फल भी तो हमारा ही होगा। अब करना क्या चाहते हैं, कर्म तो हमने किया है बुरा, लेकिन फल लेना नहीं चाहते हैं। फल लेने का जब समय आता है फिर तो एस्ट्रोलॉजी को बदलने पर उतारू हो जाते हैं कि नहीं नहीं सर एस्ट्रोलॉजी गलत है, मैं ये फल लेने वाला नहीं हूं। अभी ऐसा थोड़ी होता है कि हम वो फल को झूठ बोलकर बदल लें। उल्टा अगर कोई गलती हो भी जाती जीवन में, जो व्यक्ति अपने शुचिता, शुद्धता, पूरे प्रेम के साथ भगवान से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता है, एक प्रकार से कन्फेस कर लेता है, प्रभु मैंने गलती की है, मैं अगर आप दंड देंगे सहर्ष स्वीकार करता हूं, इससे आप यकीन मानिए वो बुरा समय बहुत ही कम हो जाएगा। हो सकता है वो बुरा समय आए ही ना, यदि आप निश्चलता, प्रेम पूर्वक, क्योंकि यही तो हमें भगवत गीता में यही तो सिखाया गया है, कर्म को समाप्त कैसे किया जाता है, कर्म फल को समाप्त कैसे किया जाता है। जब व्यक्ति अच्छा और बुरा माने राग द्वेष रहित होकर जब काम करता है, तो चाहे कितना ही बुरा कर्म किया है वो समाप्त हो जाता है। ना हमें अच्छे का फल और ना बुरे का फल जब मिलता है, उसी को बोलते हैं व्यक्ति अब मुक्ति की ओर बढ़ गया है। ठीक हो गया, उसको और अधिक एग्जामिनेशन और अधिक टेस्ट देने की जरूरत फिर नहीं रह जाती। तो हम धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करें, और ये एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, जो लौकिक और पारलौकिक के बीच में एक सेतु बनाने का काम करता है। कि कई दफा हम ज्योतिष पढ़ते हैं केवल संसार को समझने के लिए, मुझे लगता है शायद वो तरीका ज्यादा सही नहीं है। आप ज्योतिष पढ़िए लौकिक और पारलौकिक के बीच ब्रिज बनाने का। ठीक हो गया। और प्रूव करने वाले लगे रहते हैं अलग अलग तरीके से अपनी चीजों को प्रूव करने वाले, लेकिन जीवन कोई प्रूव करना नहीं है। जीवन तो निश्चलता से, क्योंकि अगर गारंटी और वारंटी हमें लेनी है तो यहां पर कुछ भी झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे को दिखाने और समझाने के लिए तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना कि हमने जीवन में कहां कहां कॉम्प्रोमाइज किया है, कहां कहां गलतियां की हैं जीवन में। तो यदि वो गलतियां जीवन में की हैं, उनको हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने, किसी और के सामने नहीं,
ईश्वर के सामने विनम्रता से स्वीकार कर लेने से वो बुरी दशाएं भी अच्छी दशाओं में बदल जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।